नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सुधारों को स्वीकार्य बनाने की कला। जितना आवश्यक सुधार और बदलाव के बड़े कदम उठाना होता है, उतना ही उन्हें लेकर अनुकूल वातावरण बनाना भी। सेना में भर्ती के लिए घोषित की गई अग्निपथ योजना के विरोध में 20 जून को जो भारत बंद बुलाया गया, वह चूंकि निष्प्रभावी रहा, इसलिए उसे कोई याद रखने वाला नहीं है। लेकिन 31 साल पहले इस तिथि का एक अन्य संदर्भ में विशेष महत्व है। इसी दिन नरसिंह राव को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया था। तब देश विषम परिस्थितियों से दो चार था। जैसा आज यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे ही उन दिनों खाड़ी युद्ध के कारण ऐसा हो रहा था। पीएम पद की शपथ लेने के एक दिन पहले यानी 20 जून को नरसिंह राव को जब कैबिनेट सचिव ने इससे अवगत कराया कि देश के पास महज 2 सप्ताह के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, तो उन्होंने पूछा, क्या आर्थिक हालात इतनी खराब है? इस पर उन्हें बताया गया कि वास्तव में हालात तो इससे भी अधिक खराब है। इस जानकारी ने उन्हें अपनी प्राथमिकताएं बदलने को बाध्य किया और इसी के चलते उन्होंने पेशेवर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। इसके बाद के इस इतिहास से हम सब अवगत हैं कि नरसिंह राव और मनमोहन सिंह ने किस तरह देश का कायाकल्प करने वाले आर्थिक सुधार किए। लेकिन ये आसान काम नहीं था, इसलिए और भी नहीं था क्योंकि राव अल्पमत सरकार चला रहे थे। नरसिंह राव को इसका आभास था कि विपक्षी नेताओं के साथ नेहरूवादी सोच वाले कांग्रेस नेता भी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का विरोध जरूर करेंगे। लेकिन वह एक चतुर राजनेता थे। उन्होंने नई औद्योगिक नीति का जो मसौदा तैयार कराया, उसमें नेहरू जी के ऐसे वक्तव्यों को खूब उल्लेख कराया जिसमें उद्योग जगत की महत्ता पर बल दिया गया था। बजट से पहले नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। हालांकि राव ने उद्योग मंत्रालय अपने पास रखा हुआ था, लेकिन एक रणनीति के तहत संसद में इस क्रांतिकारी नीति की घोषणा उद्योग राज्य मंत्री पीजे कुरियन ने की। इस नीति ने लाइसेंस कोटा परमिट राज को समाप्त किया। स्वाभाविक रूप से इस नीति की आलोचना विपक्षी नेताओं ने तो की ही, कई कांग्रेसी नेताओं ने भी की। लेकिन राव अपने करीबी नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिलवाते रहे कि इंदिरा और राजीव गांधी भी ऐसे ही परिवर्तन के आकांक्षी थे। हालांकि वह नेहरू, इंदिरा और राजीव की नीतियों को पलट रहे थे, लेकिन प्रकट यह कर रहे थे कि वे उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। यह सब इसलिए कर रहे थे ताकि पार्टी के अंदर विरोध के स्वर थमे। उन्होंने ऐसी ही चतुराई इजराइल से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने में भी दिखाए। वे इजराइल से कूटनीतिक रिश्ते कायम करने के पक्ष में तो थे, लेकिन इस्लामी देशों को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात को भारत निमंत्रित किया और उनसे कहा कि यदि आप यह चाहते हैं कि हम आपकी मदद कर सकें, तो इसके लिए हमें इजराइल से बात करनी होगी। अराफात को यह तर्क समझ आया। उन्होंने सहमति दे दी कि इस तरह 1992 में इजराइल से कूटनीतिक संबंध कायम हुए। इसके बाद के इतिहास से हम सब अवगत हैं ही। उपरोक्त दोनों प्रसंग क्या कहते हैं कि जितना आवश्यक सुधार और बदलाव के लिए बड़े कदम उठाना होता है, उतना ही उन्हें लेकर अनुकूल वातावरण बनाना भी। इस कला में अटल बिहारी वाजपेयी भी परापरंगत थे। 2003 में जब अमेरिका इराक में हमले की तैयारी कर रहा था,
तब भारत पर इसके लिए दबाव डाला जा रहा था कि वे अपनी सेनाएं इराक भेजें। वाजपेयी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वे अमेरिका को सीधे इनकार भी नहीं कर सकते थे। उन दिनों इसे लेकर खूब चर्चा हो रही थी कि क्या भारत को इराक में अमेरिका का साथ देना चाहिए। ऐसे माहौल में वाजपेयी ने माकपा नेता हरकिशन सिंह सुरजीत और भाकपा नेता ए.बी. वर्धन को बुलाया। बातचीत के क्रम में जब इन नेताओं ने यह कहा कि हमें इराक में अपनी सेनाएं नहीं भेजनी चाहिए, तो वाजपेयी ने क्या कहा कि आप ऐसे तो कह रहे हैं, लेकिन कोई शोर सुनाई दे रहा है। समझदार को इशारा ही काफी था। इसके कुछ दिन बाद वामपंथी दलों ने देश भर में इराक युद्ध में भारत की किसी भी तरह की भागीदारी के विरोध में प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के आधार पर वाजपेयी को अमेरिका से ये कहने में आसानी हुई कि हमारा जनमत इसकी अनुमति नहीं देता कि भारत की सेनाएं इराक जाए। इसमें संदेह नहीं कि मोदी सरकार ने बीते 8 साल में कई क्रांतिकारी और साहसी फैसले लिए हैं, लेकिन उसे अपने 2 बड़े फैसले वापस लेने भी पड़े। पहले कार्यकाल में भूमि अधिग्रहण कानून के और दूसरे कार्यकाल में कृषि कानून। ये कानून इसलिए वापस लेने पड़े क्योंकि सरकार उनके पक्ष में अनुकूल वातावरण तैयार नहीं कर सकी और इन कानूनों से प्रभावित होने वालों तक अपनी बात सही तरीके से नहीं पहुंचा सकी। इसमें विरोधियों को लोगों को बलगलाने का मौका मिला। यह अच्छा है कि सरकार अग्निपथ योजना को लेकर अडिग है, लेकिन और भी यह भी अच्छा होता कि उस योजना की घोषणा के पहले व्यापक चर्चा होती। इस योजना की घोषणा के बाद जिस तरह अगले दिन कई प्रकार के भावी सैनिकों यानी अग्निवीरों की आयु सीमा में छूट देने, केंद्रीय बलों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में 10% आरक्षण प्रदान करने, पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने, कौशल प्रमाण पत्र देने संबंधी जो तमाम घोषणाएं की गई, वह यदि पहले दिन ही कर दी जाती तो शायद इतना विरोध, हंगामा और बवाल शायद ना होता। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। मैं हूं राजेश आर्य। इस समाचार के लेखक हैं राजीव सचान।